अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ तलबा, आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज हम एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल मेडिसिन्स के मेकानिया के बारे में तज़किरा करेंगे जदीद साइंस के नुक्ते नज़र से, और फिर अज़न, अनफ, हलक और असनान की यूनानी अदविया का तज़किरा किया जाएगा। इस पूरे लेक्चर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मॉडर्न साइंस और दूसरा यूनानी मेडिसिन्स। आइए एक एक करके जो है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक ड्रग्स की मेकानिया को समझते हैं। यहाँ पर नीचे एक जो है टिपिकल बैक्टीरिया का तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पर सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है जो ग्लाइकोपेप्टीन से मिलकर बनी होती है। अंदर में जो है न्यूक्लिक मटेरियल है जिसमें डीएनए, आरएनए वगैरह सारी चीज़ें आपको हैं। अब हमारी जो ड्रग्स है वो कहाँ कहाँ पर जो है ब्लॉक करेगी, इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियास मर जाते हैं। तो सबसे पहला मरहला यह है कि प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर दी जाती है। हम जानते हैं कि किसी भी खलियात या जो है एनिमल्स को जीने के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। तो पहला मरहला ये होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाता है। दूसरा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो मटेरियल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका भी इनहिबिशन हो जाता है। तीसरा है सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिट कर दी जाती है, ये थर्ड मरहला है। चौथा है डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, जो अफ़आल है, उससे जो है मदाखलत की जाती है। और पाँचवा है ब्लॉक द पाथवे ऑफ इनहिबिशन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है फोलिक एसिड इंसान के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा फ़आल होता है, तो इसके पाथवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरीक़े से कोई भी अद्वियात इन पांचों मराहिल पर काम नहीं करती है। कुछ जो है अद्वियात इस तरीक़े से काम करती हैं कि उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं। कुछ अद्वियात जो ऐसी होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो सेल वाल सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं। और कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को ब्लॉक करती हैं। और कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं कि उसके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि फोलिक एसिड पाथवे डिस्टर्ब कर दिया जाता है। और कुछ अद्वियात ऐसी भी हो सकती हैं कि मोर दैन 2 अफ़आल को ख़राब कर देती हैं। नतीजा कुल होता है कि ये बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये 5 मराइल हैं, इसको गौर से आप सुन लीजिए। आइदर दे ब्लॉक द प्रोटीन सिंथेसिस, आर दे ब्लॉक द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, आर दे ब्लॉक द इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, आर दे डिस्टर्ब विद द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, or they disturb with the pathway that produces the folic acid. Out of these 5 steps, one or more may be affected by the medicines, and eventually by these actions bacteria are being killed. आइए इसको हम और मज़ीद वज़ाहत से देखते हैं। ड्रग बाइंड द पेंसिलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स। अब जो है पेंसिलिन जिन बैक्टीरियाज को मारने के लिए काम आती है, तो वहाँ पर पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। उस रिसेप्टर से जा कर के ये ड्रग बाइंड कर देती है। तो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, अब ये जब बाइंड कर देगा तो फिर फर्दर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। दूसरा, पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग इनहिबिटेड। ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? ये सेल वाल, बैक्टीरियल सेल वाल इज़ बीइंग कंपोज ऑफ पेप्टोग्लाइकेन। इसीलिए हमें ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग देखने को मिलती है। जहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये पेप्टोग्लाइकन की मोटी परत होती है और ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। तो ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग जो है आपस में जो गुत्थम गुत्था होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स का, वो इनहिबिट कर दिया जाता है। अब क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट कर दी जाएगी तो सेल वाल लूज रिजिडिटी, उसकी जो सख्ती है
वो जो है ख़त्म हो जाएगी और ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा। इट मीन्स देयर इज़ ए फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमर्स और juices or cell sap from within the bacterial cell to the outside and outside to the inside। तो ये ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है अक्रॉस द, जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ये कुछ आपके मायात अंदर जाते हैं और कुछ मायात बाहर निकलते हैं। इन दोनों का बैलेंस होता है, तवाज़ुन होता है, जिससे सेल की रिजिडिटी मेंटेन रहती है, उसका शेप और साइज मेंटेन हो जाता रहता है। जब ये इनहिबिट कर दिया जाएगा, यानी ज़्यादा इखराज होने लगेगा और या ज़्यादा आने लगेगा, दोनों में अगर तवाज़ुन में मान लीजिए कम आ रहा है और ज़्यादा निकल रहा है, तो ये फिर क्या होगा, ये जो है आपको श्रिंक कर जाएगा। या उसी तरीके से ज़्यादा आ रहा है और कम बाहर निकल रहा है, छोटा एरो जो है, तो भी जो है ये क्या हो जाएगी, आपको स्वेलिंग हो जाएगी। तो आइदर दे विल श्रिंक, जैसे अंगूर को पानी में डाल दिया जाता है तो वो फूल जाता है, या शुगर सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो वो श्रिंक कर जाता है, बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसी तरीके से जब यहाँ पर भी इम्बैलेंस हो जाएगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, तो सेल विल लूज़ द रिजिडिटी, उसकी जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाएगी, शेप एंड साइज उसका ख़राब हो जाएगा। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन रप्चर्स, जो इस तरीके से जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स है, एक सेल वाल भी रप्चर होगी, दूसरा बैक्टीरियल मेम्ब्रेन भी रप्चर होगी, और ये सेल लाइसिस, ये तोड़ फोड़ खलियात की टूट हो जाएगी। आर, इन चार के अलावा आर ड्रग बाइंड द 30S और 50S राइबोनल सब यूनिट। राइबोसोम्स छोटी छोटी यूनिट, सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, उनका मखसूस नाम होता है। उसी सब यूनिट में से दो सब यूनिट होती हैं, एक सब यूनिट का नाम 30S है, दूसरे का नाम 50S है। इन दोनों सब यूनिट्स को ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर देने से क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगा वो फॉल्टी प्रोटीन होगा, फासिद प्रोटीन होगा। ओवरऑल प्रोटीन बनना आपका के जो मराहिल है उसमें दुश्वारी होगी, सही तरीके की प्रोटीन नहीं बन सकेगी। आर 30S 50S राइबोसोमल सब यूनिट के डीएनए गायरेस आब्लिक आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटेड, ये दो आपके एंजाइम्स हैं जो डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल हैं। इनकी कारकर्दगी को रोक दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा, जिससे रेप्लिकेशन फेल्योर हो जाएगी। तो ओवरऑल दीज आर द मैकेनिज्म that inhibit the protein synthesis or inhibit the nucleic acid synthesis or inhibit the wall synthesis or inhibit the function of the cell membrane or inhibit the pathway of folic acid that is responsible for the metabolism। तो इस तरीके से एक या मज़ीद जो है मराहिल को रोक दिया जाएगा और कुल इसका नतीजा होगा कि बैक्टीरिया मर जाएगा जो है। आइए अब यही ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब आगे हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंटीवायरस। पहले आपने एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की कारकर्दगी के बारे में समझा, अब एंटीवायरल ड्रग्स जो वायरस को मारने के काम आती हैं उनका क्या काम है। ड्रग्स इंटर द वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल, जो मेज़बान खलियात होती हैं उन खलियात में ये वायरस इंटर करता है। क्या करता है, वायरस इंटर करता है। फिर उसके बाद एक्टिवेटेड बाय वायरल एंजाइम्स, जो वायरल एंजाइम्स है उसके ज़रिए एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इनहिबिट द वायरल डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ को, फ़ालियत को रोक देगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आर न्यूरामिनिडेज इनहिबिटेड, वेरिएंस नॉट रिलीज, जो उसके बच्चे और संतानें जो पैदा होंगी वो नहीं पैदा हो पाएंगे। ओवरऑल रिजल्ट वायरल रेप्लिकेशन साइकिल इंटरप्टेड। इसको मज़ीद समझने के लिए आगे एक ये डायग्राम दिया गया है, इसको हम समझते हैं। वायरस को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ये 9 स्टेप्स होते हैं। अगर ये 9 स्टेप्स मुकम्मल होंगे तो वायरस ज़िंदा रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे खलियात को तबाह और बर्बाद करेगा।
इन 9 स्टेप्स में से किसी भी एक स्टेप या एक से ज़्यादा स्टेप को रोक दिया जाएगा तो वायरस की एक्टिविटी रुक जाएगी, यानी वायरस किल हो जाएगा। तो ये 9 मराहिल है। 9 मराहिल क्या है? नंबर 1 अटैचमेंट। ये जो वायरस है हमारे सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से अटैच कर जाता है। सबसे पहले क्या होता है, और ये नॉन इन्वेलप्ड होता है, यानी इसके अंदर कोई आवरण नहीं होता, कोई कवच नहीं होता, कोई सेफ्टी वाल्व नहीं होती। नॉन इन्वेलप्ड जैसे लिफाफा होता है जिसमें आप खतूत वगैरह रखते हैं, तो इन्वेलप नहीं है। नॉन इन्वेलप वायरस जो है अटैच करना शुरू करेगा। तो ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। यहाँ पर देखिए इसका अटैचमेंट दिखाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा है। तो पहला तो अटैचमेंट है। पहला मराहिल क्या है? अटैचमेंट। वायरस अटैचेस टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। पहला मराहिल क्या है? वायरस अटैचेस टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। जो मेज़बान खलियात हैं जिस पर ये हमला करने जा रहा है उसको हम मेज़बान खलियात के नाम से जान रहे हैं। तो मेज़बान, ये बाहर आपका वायरस है, ये मेज़बान खलियात के सेल मेम्ब्रेन से आहिस्ता से जा कर के चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब जब अटैच होगा तो ये दुखूल की तैयारी करेगा और दाखिल होने की कोशिश करेगा, जिसको हम कहते हैं एंट्री और पेनिट्रेशन। ये जो है आहिस्ता आहिस्ता ये इंडोसाइटोसिस होती है, यानी दिस इज़ बीइंग टेकन इनसाइड। इसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। ये अंदर चला आएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये अनकोटिंग होगी। इसका जो हल्का फुल्का जो कोट होगा उस कोट को हटा दिया जाएगा। इस मराहिल को अनकोटिंग कहते हैं। तो पहला अटैचमेंट है, दूसरा पेनिट्रेशन है और तीसरा अनकोटिंग। ये आपका हो गया। और फिर उसके बाद अनकोटिंग के बाद जीनोम रिलीज़। इसका डीएनए और आरएनए जो है क्या होगा? आरएनए होता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? रिलीज़ कर दिया जाएगा। वायरस में डीएनए नहीं बल्कि आरएनए होता है, ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। अब इससे जो प्रोटीन बनने के मराहिल होते हैं वो 3 स्टेप्स में होते हैं। पहले को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, दूसरे को ट्रांसलेशन कहते हैं और तीसरे को पोस्ट ट्रांसलेशन मॉड्यूलेशन कहते हैं। आप याद रखें अजीज़ तलबा, ये जो है पहले जो है अटैच कर गया यहाँ पर, फिर उसके बाद इसकी दखूल हो गई, फिर अनकोटिंग हो गई, आवरण जो है उसका कवच या जो बाहरी झिल्ली है वो रप्चर हो गई। अब उसके बाद रप्चर होने के बाद आरएनए साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएगा। अब आप जैसा कि जानते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप में 3 मराहिल में मुकम्मल होता है। पहले को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे को ट्रांसलेशन और तीसरे को हम कहते हैं पोस्ट मॉड्यूलेशन। इसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉड्यूलेशन। थर्ड स्टेप इज नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशन मॉड्यूलेशन। पहला प्रोटीन सिंथेसिस स्टेप। तो पहला है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर दिखाया गया है आपको, अभी हम आगे दिखाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है आपको ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन है। ये 3 इसके स्टेप होते हैं। अब तीनों स्टेप में क्या होता है? जैसे आप संदेश वाहक को, खबर पहुंचाने वाले को अपने पैगाम दे देते हैं, फिर वो आपको जो संदेश वाहक होता है या डाकिया होता है वो ले जा कर के आपके ख़बर को एज इट इज़ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा देता है। तो ये मैसेज को आपको मैसेंजर्स को ट्रांसफ़र करने के मराहिल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेज आर बीइंग इनकोडेड, कोई ना कोई उसमें पैगाम होगा, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ये आपको एक
इसमें जो है मैसेज इनकोड कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब में जब नीचे आप देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, हम जो बोल रहे हैं एज इट इज़ बग़ैर किसी तरमीम के वो लिखा रहेगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद ट्रांसलेटेड। अब जब आप पढ़ते हैं तो वो ट्रांसलेटेड कोई ना कोई एक्शन क्या हम पैगाम देते हैं कि आप इसको याद कीजिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी के लिए, आपके मुस्तक़बिल के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो वो दैट पैगाम इज़ बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द व्यूअर्स। और फिर उसके बाद तो ये जब RNA यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन के फेज़ में होता है तो इसको मैसेज दे दिया जाता है। और मैसेज क्या दिया जाता है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना है और उसके लिए कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए। आप जानते हैं कि प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड जो है इसके छोटी छोटी यूनिट्स से जुड़ करके बनाता है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस इज़ द असेंबली ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो ये इसको पैगाम दिया जाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और उसके लिए कौन कौन से अमीनो एसिड की ज़रूरत है और वो अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगेगा। मान लीजिए कि आपको ये A है और फिर उसके बाद B है और फिर उसके बाद C है और उसके बाद D है, ये 4 आपके अमीनो एसिड हैं। अब जो है मान लीजिए 4 अमीनो एसिड A को ही रखना है 3 बार और फिर उसके बाद उस B को रखना है 3 बार और फिर उसके बाद C को 3 बार रखना है। या हम कह दें कि पहले एक A को रखिए, फिर उसके बाद B को रखिए, फिर उसके बाद C को रखिए, फिर उसके बाद D को रखिए। तो हम उसका क्रम भी निर्धारित कर रहे हैं। तो कौन सी प्रोटीन बनानी है, उस प्रोटीन के लिए कौन कौन से आपको अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी और उस अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा जब पॉलीपेप्टाइड चेंज बनेगी। ये सभी तीनों तरीके के पैगाम इनकोड कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं इसको, आपको, किसको? RNA को। तो जब इसके अंदर ये पैगाम रसाई हो जाती है, पैगाम हासिल कर लेता है, तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर मैसेंजर RNA। अभी जो है RNA तो बन गया, मैसेंजर RNA बन गया, लेकिन अभी मैच्योर्ड नहीं है, इसकी कोडिंग कंप्लीट नहीं है। फिर प्री मैच्योर्ड से मैच्योर्ड RNA बनता है। क्या बनता है? मैच्योर्ड RNA बनता है। और अभी तक इतना मराहिल आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। जब मैच्योर्ड RNA बन जाएगा तो ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है और अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल करके ये साइटोप्लाज्म पे आ जाएगा। इस कंप्लीट मराहिल को इतना तक मिलाए कि कौन सी प्रोटीन बननी है, उसके लिए कौन कौन से अमीनो एसिड की ज़रूरत है और वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। ऑल दीज मैसेज आर बीइंग इनकोडेड। उसमें हम इतनी प्रोग्राम करके डाल देते हैं। अब इस पूरे मराहिल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब उसके बाद ये मैसेंजर RNA आपको जाकर के राइबोसोम से चिपक जाएगा। ये आपको देखिए यहाँ रिबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके बरखिलाफ की जो DNA होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अब ये जो है आपको ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन करके ये निकल के चला आया। अब ये राइबोसोम जो यूनिट है उनसे जा कर के अटैच होगा। ये राइबोसोम की यूनिट दिखाई गई हैं, इनसे जा कर के अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद फर्दर मैसेंजर RNA के बाद ट्रांसफ़र RNA जो है बनेगा और ट्रांसफ़र RNA पूरे साइटोप्लाज्म में घूम घूम करके जो अमीनो एसिड ज़रूरी थे उनको एकजा करेगा और एकजा करने के बाद ये राइबोसोम तक लौटा के आएगा और राइबोसोम लौटने के बाद ये भी जो है वहाँ पर मुतय्यन किया जाता है कि किस क्रम में, किस आर्डर में
किस सीक्वेंस में इस अमीनो एसिड की बाइंडिंग करनी है। तो ये अब यहाँ पर ये पूरी जो मराहिल है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ तक तो जो ट्रांसक्रिप्शन था, अब ये ट्रांसलेशन हो गया। अब ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन जो बनती है वो दो तरीके की होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। देखिए यहाँ पर जो है आपको अब ये जो आरएनए है, एक माइनस आरएनए बनेगा और एक प्लस आरएनए बनेगा, ये कॉन्जुगेट पेयर बनेंगे। अब इनका रिप्लिकेशन होगा। माइनस आरएनए डिप्रेसिव होगा, ये यहीं पर रुक जाएगा। जो प्लस आरएनए होगा ये रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट बने अपने ही तरीके की कई सारी यूनिट्स बनाएगा। एक से यहाँ पर देखिए 3 बना है और फिर और प्लस आरएनए कर देगा। अब इस तरीके से ये जो प्रोटीन्स हैं वो असेंबल्ड होंगी। असेंबल्ड हो करके नया विरुलेंट नया वायरस बनाएंगी और नया वायरस फिर जो है इस आपको साइटोप्लाज्म से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो जैसे अंदर दाखिल हुआ था वैसे बाहर दाखिल हो जाएगा। तो ये पूरी वायरस की लाइफ साइकिल है। जिस तरीक़े से हमने बताया था कि बैक्टीरिया 5 तरीक़े से खलियात को मुतासिर करता है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस को करे, फिर या तो आप डीएनए को करे, या सेल वॉल को करे, या सेल मेम्ब्रेन को करे, या आपको जो है फोलिक एसिड पाथवे से इंटरप्ट करे। उसी तरीक़े से इसमें पहले आपका अटैचमेंट था, एंट्री थी, अनकोटिंग था, जीनोम रिलीज था, मैसेंजर आरएनए में शोर बन गया, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हुआ, फिर प्रोटीन बनी, प्रोटीन असेंबल हो करके नए विरुलेंट बनाए और नए विरुलेंट बाहर आ गया। तो अब इनमें से किसी भी एक मराहिल को या एक से ज़्यादा मराहिल को एंटीवायरल ड्रग्स डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, बीच में ही ये तबाह और बर्बाद हो जाता है। और दूसरा ये कि ये वायरस जब मेज़बान सेल के खलियात में जाता है और उस खलियात में इरिवर्सिबिलिटी जो होती है उसको जो है बर्बाद कर देता है। यानी अब वो फर्दर उस पर आपको वायरस अटैक नहीं करेगा और ये पूरे सारे मराहिल नहीं पूरा हो पाएंगे। तो कहने का मुख्तसर ये है कि जो पूरे लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ मराहिल हैं, इन मराहिल में से एक मराहिल या एक से ज़्यादा मराहिल डिस्टर्ब कर दिए जाते हैं, जिससे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है। नया विरुलेंट तबाहकुन विरुलेंट संतान पैदा करने से पहले ही डाई आउट हो जाता है, या जो बनता है वायरस उसकी वैलेंसी कम होती है और वो फिर धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है। तो इस तरीके से पहले आपने एंटीबैक्टीरियल ड्रग को समझा और फिर उसके बाद एंटीवायरल ड्रग को समझा। अब आइए यही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, उसके बाद आपको हम जो है एंटी फंगल ड्रग का दिखा रहे हैं। एंटी फंगल ड्रग में आपको जो मेकानिया है, सबसे पहले देखिए इर्गोस्ट्राल इनहिबिशन। जिस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको चर्बी या फैट के नाम से जानते हैं, उसी तरह से फंगस बॉडी के अंदर इर्गोस्ट्राल होता है। ये जो है आपको नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो एनर्जी और तवानाई आपको फंगस को नहीं मिलेगी। इसके बाद आप दूसरा स्टेप देखिए। दूसरा स्टेप आपका है कि ये जो है अब ये सारा जो है इर्गोस्ट्राल जो है आपको यहाँ आएगा। ये कैल्शियम और सोडियम आयंस और पोटेशियम आयन लीक हो जाएगा। लीक ऑफ आयंस सेल लाइसिस। जब ये लीक होंगे तो सेल लाइसिस, सेल टूट जाएगी। जो फंगस की सेल है वो टूट जाएगी। अब उसके बाद ये अंदर दाखिल हो गया। अब अंदर दाखिल होने के बाद ये जो है आपको बीटा 1,3 ग्लूकान या 2 बीटा ये आपको बनेगा। इसका मतलब कि अनकन्वर्टेड होगा। कुल हासिल ये है कि ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहला स्टेप है ड्रग टारगेट द इर्गोस्ट्राल और इट्स सिंथेसिस एंजाइम। हमने पहले बताया कि जिस तरह से इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसी तरह फंगस के सेल के अंदर इर्गोस्ट्राल होता है और इसका बनना निहायत ज़रूरी होता है, जिसका जो है इसी को टारगेट करती हैं एंटी
फंगल ड्रग्स। और जब टारगेट करती हैं तो इसको सिंथेसाइज करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी सिंथेसिस मुतासिर हो जाती है, ये नहीं बन पाता। फिर उसके बाद 14 अल्फ़ा डी मिथाइलेज इनहिबिटेड, और इसका जो है प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है, और इसके प्रोडक्शन के इनहिबिट होने की वजह से फर्दर जो इर्गेस्ट्राल, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल से मुसावियत रखता है, इसका प्रोडक्शन फर्दर डाउन हो जाएगा। डाउन हो मीन्स इसकी कमी आ जाएगी। अब डिफेक्टिव फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन बनेगी वो डिफेक्टिव होगी, फसादज़दा होगी, सही सलामत नहीं होगी। अब इसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी नुकसानदेह हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा उसमें। और आयन लीकेज, जैसा कि हमने कहा था कि सोडियम पोटेशियम, ये जो आयन आपको लीकेज कर रहा है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ये लीकेज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद इतना मराइल होगा, या जो माइक्रोट्यूब्यूल डिस्टर्ब्स, जैसे इंसान के जिस्म के खलियात के अंदर एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होती हैं, उसी तरीके से फंगल बॉडी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिस्टरप्ट हो जाती है, जिससे माइटासिस ब्लॉक, जो आपका सेल डिवीज़न है, माइटासिस और मियाटिक दो तरीके का होता है, तो जो माइटासिस है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से चौथा और चौथे से आठवां सेल, यानी उसका सेल डिवीज़न जो दो तरीक़े हैं, माइटासिस और मियासिस, तो यहाँ पर माइटासिस जो है ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब सेल की अफजाइश, खलियात की अफजाइश नहीं होगी, बढ़ोतरी और नशोनुमा फासिद हो जाएगा। अब इस पूरे का नेट रिज़ल्ट क्या होगा, फंगल डेथ और ग्रोथ अरेस्टेड, या तो ये मर जाएगा या उसकी अफजाइश जो है कम कर दी जाएगी, उसकी बढ़ोतरी कम कर दी जाएगी, ग्रोथ विल बी असिस्टेड। अब इसके बाद आइए अब हम चलते हैं अपने यूनानी की तरफ। ये वही चीज़ें हैं जो हमने आपको किया। अब ये जो है इलाज अमराज उज़न, ये आपको अजान से, उज़न जो है कहाँ, अजान, कान के क्या करते हैं, तो यूनानी अद्वियात, यूनानी तिब में इलाज मिजाज, सबब मर्ज और अखलात को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। इसमें किसी को कोई जो है कलाम करने की गुंजाइश नहीं है। तशख़ीस मिजाज, तशख़ीस अखलात और तशख़ीस मर्ज, ये तीन बुनियादी तशख़ीस होती हैं यूनानी में। जो हम डायग्नोसिस करते हैं, सबसे पहले उसके मिजाज की डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ उसके अखलात की करते हैं कि ह्यूमर कैसा है, और तीसरा जो है मर्ज़ की तशख़ीस उसकी अलामात की बुनियाद पर करते हैं। तो अब इसको तादील करने की कोशिश की जाएगी, इसको तादील करने की कोशिश की जाएगी, और इज़ाले सबब किया जाएगा। और इन तीन 6 के अलावा 3 की तशख़ीस और उन्हीं का तवाज़ुन, 6 चीज़ें हो गई, और 7वीं होती हैं उसके तक़वियत देने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, मुक़व्वी आज़ा देंगे। और फिर उसके बाद ग़ज़ा और परहेज़, 2 हज़म ग़ज़ाएँ और परहेज़, ये 8 मराइल होते हैं, जिसकी बुनियाद जो वसूल होता है यूनानी इलाज के, ये वसूल्स हैं। तो अब ये मद्देनज़र रख कर किया जाता है। तो औज़न की अब जो ख़ास तौर से वज़उल उज़न, ये अगर जो है आपको कान में दर्द है, जिसको ईयर पेन कहते हैं, या समम, सुनने में कमी आ गई है, वाक़ हो गई है, उसकी क़ुव्वत समाअत में कमी आ गई है, जिसको हम समम, हियरिंग लॉस कहते हैं। और सैलान उज़न, जो कान से रतूबत, सफ़ेद या जो है गंदे किस्म के जो है मायात निकलते हैं, उसको हम सैलान उज़ल कहते हैं। ख़ास तौर से ये 3 मर्ज़ के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या, रोग़न बादाम तल्ख़, यानी बादाम 2 तरीक़े का होता है, बादाम शीरी होता है और बादाम तल्ख़ होता है। तो जो बादाम तल्ख़ है उसका रोग़न जो है ख़ास तौर से आपको इसमें इस्तेमाल से अफादियत हासिल होती है। रोग़न ज़ैतून, ज़ैतून का तेल, और रोग़न सोसन, ये 3 रोग़न है जिसका आप इस्तेमाल कान के इलाज में करते हैं, चाहे रतूबत हो या दर्द हो, या आपने पढ़ा था, या तो दर्द हो या रतूबत हो या हियरिंग लॉस हो, तो इनमें से आप तल्ख़
बादाम का रोगन या जैतून का रोगन या सूसन का रोगन, और मुरमक्की आखिर का रहा काफूर कलील मिकदार में, जो आपको कपूर जिसे कहते हैं बहुत ही थोड़ी मात्रा में, कलील मिकदार में। फ़ायदा दर्द कम करता है, जरासीम का सुद्दिमाग करता है, सोजिश में कमी आती। तो ख़ास तौर से आपके कान के इस्तेमाल के लिए ये 3 रोगन बहुत मारूफ हैं: रोगन बादाम तल्ख, रोगन जैतून, रोगन सूसन, मुरमक्की आखिर करा और काफूर बहुत कलील मिकदार में। आइए अब आगे चलते हैं। अनफ, जो आपका नेसल डिसऑर्डर है। अब नेसल डिसऑर्डर क्या होता है? ज़ुकाम हो सकता है, नज़ला हो सकता है, नाक की सोजिश हो सकती है, पॉलिप्स हो सकते हैं, जो हल्की ग्रोथ जो है आपके नाक के अंदर हो जाती है। अब इसमें ये सारे जो है मर्ज़ आपके नेज़ल डिसऑर्डर के झैल आते हैं। अब इसमें मुस्तआमिल इस्तेमाल की जाने वाली अदविया क्या है? इत्रीफल उस्तखुद्दूस, इत्रीफल उस्तखुद्दूस, रोगन गुल, गुलाब का जो है रोगन, और उसके बाद सतपुदीना, बखूर लिबान और अर्क गुलाब। ये आपको वहाँ पर जो है जैतून का तेल, तल्ख बादाम का तेल और मुरमक्की और जैतून ये इस्तेमाल की गई थी। यहाँ पर आपको ख़ास तौर से इत्रीफल उस्तखुद्दूस, रोगन गुल, सतपुदीना, बखूर लिबान और अर्क गुलाब ये अनफ के अमराज के लिए इस्तेमाल अद्वियात होती हैं। अब थ्रोट हलक में जो है इल्तिहाब हलक होता है, खन्नाक होता है, भरद सूत होता है, हार्सनेस, आवाज़ भद्दी हो जाती है जिसको हम हार्सनेस या बाहर जो सूत के नाम से जानते हैं। अब इसमें मुस्तबिल अद्वियात क्या है? ख़ास तौर से ये खांसी वगैरह बलगम फंसता है तो इसको लोगों को सपिस्तान सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लोगों को सपिस्तान आपने जो है 3rd सेमेस्टर में अर्क भी पढ़ा है, फिर उसके बाद शरबत भी पढ़ा है, लोख भी पढ़ा है, माजूद भी पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जवारिस भी पढ़ी है। तो इसमें लोख, क्योंकि ये गले में कुछ देर तक इस्तकामत करता है, कुछ ठहरता है, कुछ वक्फे के लिए चिपका रहता है, तो वहाँ पर जितनी रतूबत या तकलीफ़ होती है उसको दूर करने में लोग सपिस्तान को ख़ास अहमियत हासिल है। फिर उसके बाद लोगों के बही दाना का आपने नाम सुना होगा, उसी का लोग, शरबत उन्नाब, ये उन्नाब और सपिस्तान ये दोनों बहुत ही जो है आपके गले के और अमराज तनफ़ुस के लिए ये दोनों बहुत ही रामबाण जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छी अद्वियात है। लोग सपिस्तान और शरबत उन्नाब और शरबत बनफ़सा, ये भी आपको जो है शरबत बनफ़सा भी ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। और शहद खालिस कुछ ना हो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शहद को घर में रखो, यानी इसकी अफादियत के मद्देनज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद में इतनी ख़ुसूसियत दी है कि चाहे वो खाने के तौर पर इस्तेमाल करें या अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करें, हर तरीक़े से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और सुन्नत को जारी करने का अलग से, तो शहद खालिस का इस्तेमाल जाए तो लोगों को सपिस्तान, लोगों को वही, शरबत उन्नाब, शरबत बनफ़सा और शहद खालिस, ये सारे हैं। चाहे आपको अमराज तनफ़ुस हो या थ्रोट ऑर्डर, पहले गले में रतूबत फंसती है, फिर धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं हवा सही तरीक़े से आपके तनफ़ुस तक जो है ब्रांकस और ट्रैकिया, ब्रांकस, ब्रांकियूल, और उसके बाद जो आखिरी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला जो आपको एल्वियोलाई में होता है वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँचती है। जब ऊपर ही का नसम फंस जाएगा तो उसके बाद आखिर तक पहुँचने का कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं, बीच रास्ते में ही आपको मंजिल अधूरी रह जाए तो आप मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे जो है। तो इस तरीके से गले की सफाई के लिए लोगों को सपिस्तान, शरबत उन्नाब, शरबत बनफ़सा, शहद खालिस, लोग वही, ये बहुत ही कारगर और मुफीद अद्वियात हैं। आइए उसके बाद डेंटल अस्नान, दांत को हम क्या कहते हैं? डेंटल अस्नान कहते हैं। अभी इसका मर्ज़ हम आगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, इस चैप्टर को हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप इसमें ख़ास तौर से क्या होती है आपको जिंजिवाइटिस, 2 दांतों के बीच में जो खला होती है उसमें बैक्टीरिया अटैक करके
बैक्टीरिया आपको एमाइलेज पर ज़िंदा रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, दांतों के बीच में जो खाने के ज़र्रात अगर फंस जाते हैं तो एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट हैं, उन्हीं को खाता भी है और खाने के बाद तेज़ाब पैदा करता है। और ये तेज़ाब की वजह से दो दांतों के बीच की खला और फिर उसके बाद मसूड़े, जिसे आप गम कहते हैं, और दांत, ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता कटने लगता है। कहते हैं कि पत्थर पर भी जब पानी गिरता है और रस्सी चलाई जाती है तो पत्थर भी ज़र्ब की वजह से कट जाता है, उस पर निशान बन जाते हैं। तो उसी तरीके से जब मुस्तकिल इस बैक्टीरिया का अटैक होता है जिंजिवाइटिस का, तो फिर कैरीज बन जाती हैं, इसको हम कहते हैं कैरीज, और कैरीज से कैविटी बन जाती है। कैरीज एक तरीके का प्रोसेस है जिससे हमारे दांत खराब होते हैं, डीके होते हैं। कैरीज का से मुराद डीके से है, और ये डीके इतना ज़्यादा हो जाए कि उसमें गड्ढा हो जाए तो उसको हम कैविटीज़ के नाम से जानते हैं। अभी आगे चैप्टर आएगा तो और भी आपको हम बताएंगे। दांत का इनेमल ख़राब हो जाता है, ऊपर की कोटिंग ख़राब हो जाती है, फिर नीचे की कोटिंग ख़राब हो जाती है। यानी कुल जो नतीजा ये होता है कि दांत आपके लूज़ हो जाएंगे, दांतों में दर्द होगा। ये सारे से राहत के लिए करनफल, ये लौंग को जो है करनफल के नाम से जानते हैं, माजूर, नमक लाहौरी, आकल करहा और सुम्बुल तैयब, ये ऐसी अद्वियात हैं जो आपके स्नान में इस्तेमाल आती हैं। एक बार फिर प्यारे बच्चों देख लो, क्योंकि आप यूनानी के हो और ये लिखने के लिए ख़ास तौर से आपके पेपर में आता है। हमने कहा कि आपके कान के लिए रोग़न बादाम तल्ख, रोग़न जैतून, रोग़न सूसन, मुरमक्की, आखिर करहा और काफुर कलील मिकदार में। अनफ के लिए हमने बताया रोग़न गुल, सब पुदीना, बखूर लबान, अर्क गुलाब, और हलक के लिए हमने लोग सपिस्तान, लोग शरबत उन्नाब, शरबत बनफसा, लोग बही, शहद खालिस। और फिर उसके बाद स्नान या जो है स्नान के लिए करनफल, जो आपने देखा होगा कि जब दर्द होता है तो लोग कहते हैं लौंग दबा लीजिए, तो करनफल, माजू, नमक लाहौरी, आकर करा, सुम्बुल तैयब, ये सारे स्नान के लिए हैं। अब आइए आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ जरासीम कुछ अद्वियात, दाफे वायरस और दाफे फफूद, ये एंटी बैक्टीरियल हो गया, ये एंटी वायरस हो गया, ये एंटी फंगल हो गया, जिसको दाफे फफूद अद्वियात के नाम से जानते हैं। ये फफूद अद्वियात, फफूद, ये अलिफ जो है ज़ात, फफूद अद्वियात। अब इसमें जरासीम कुछ में क्या है कि ये कान का इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस और क्या कहते हैं टॉन्सिलाइसिस, या इस तरीके से आपको अहम अद्वियात क्या है, ये अंग्रेज़ी की जो है अद्वियात लिखी है, मैक्सिलिन, एमोसी क्लाइव, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लैक्सिसिन और मेट्रोनिडाज़ोल, ये सारे जो है आपको एंटीबायोटिक्स हैं। फिर उसके बाद एंटीवायरल में आपको हर्पीस वायरस है, नस्ला वायरल नस्ला है, नस्ला भी दो तरीके का होता है, वायरल नस्ले में इसका इस्तेमाल, वायरल गले की सूजन, अद्वियात, ये साइक्लोवीर, और ये सारा है आपको। उसी तरह से एंटी फंगल ड्रग में ओरल थ्रस, और फंगल साइनोसाइटिस में निस्टैनिन और फ्लूकोनाजोल और कोट्रीमेजोल, ये सारे अद्वियात हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ख़ास तौर से यूनानी के स्टूडेंट से यूनानी को आप तरग़ीब दें, और जब ना काम चले तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरीक़े के अद्वियात से मकसद जो है सेहतयाबी है। जो अल्लाह ताला आपको अमान में रखे। अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में मुतल्लक़ीन में शेयर करें, लाइक करें। फ़ी अमानिल्लाह।